अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने इस चैनल के एडिविज़न में खैर मकदूम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, अभी बज रही है लगभग सुबह की 11 10 साढ़े 11 के बीच का टाइम है और इस वक्त जोधपुर का तापमान जो चल रहा है लगभग 45-50 के बीच में तापमान चल रहा है और बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही शदीद यहाँ पे गर्मी पड़ रही है। हाथ पाँव भी जस्ट गीले गीले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पसीना रुकने रहा है, बहुत ज़बरदस्त शिद्दत से गर्मी है। बहरहाल ये बात बताना जरूर था कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसके बाद भी क्लास कंटिन्यू करनी पड़ रही है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास का नाम है सिस्टम अप्रोच। क्या नाम है? सिस्टम अप्रोच। इसी सिस्टम अप्रोच को हिंदी में कहते हैं प्रणाली उपागम और इसी को उर्दू में कहते हैं बाज निजाम तर्ज रसाई। क्या कहते हैं? निजाम तर्ज रसाई। अब चूंकि आपका पेपर तो उर्दू में आना है, ठीक है प्यारे दोस्तों, आपका पेपर कैसा आना है? आपका पेपर तो उर्दू में आना है, तो आपको पता है कि हमें तो क्या करना है, उर्दू वर्ड याद रखना है। उर्दू वर्ड क्या करना है दोस्तों? आपको याद रखना है। अगर आपको प्रणाली उपागम अगर आप भूल जाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निजाम तर्ज रसाई भी अगर कच्चा पक्का याद नहीं रहता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिलेबस में भी मेंशन है सिस्टम अप्रोच, तो आपको सिस्टम अप्रोच ही क्या करना है, याद रखने की कोशिश करनी है। बहरहाल काफी सारी बातें हैं दोस्तों इस वीडियो में बताने के लिए और काफी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। और पहले कुछ बातें आपको सिलेबस से कनेक्ट करके समझाएंगे हमेशा की तरह। जैसे कि आपको पता है कि मैं पहले सिलेबस लेकर चलता हूँ। सिलेबस एक चीज की रूपरेखा होती है, किसी चीज को आप किसी जंग के मैदान में उतरे हो और आपको ये पता नहीं है कि सामने कितने सैनिक हैं, ठीक है, सामने हजारों का लश्कर है और आप एक तलवार लेके कूद गए हैं तो कुछ नहीं होने वाला। अगर सामने हजारों का लश्कर है तो फिर आपको बंदूकों से भी कुछ नहीं होने वाला, आपको फिर तोप का गोला ही दागना पड़ेगा। ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो मेरे तोपचियों आ जाओ, पहले हम सिलेबस को देखते हैं वापस एक बार। सिलेबस दोस्तों आपका था पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये आपका फर्स्ट यूनिट था और सेकंड यूनिट था आपका यूज ऑफ कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हमने शॉर्ट में पढ़ा था आईसीटी। क्या पढ़ा था? आईसीटी। यहाँ तक की बात आपको याद है। इस वाली यूनिट में हम कम्युनिकेशन स्किल, टीचिंग मॉडल्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम और कॉपरेटिव लर्निंग चारों टॉपिक हम दोस्तों पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम आए थे दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है क्या है? सिस्टम अप्रोच। आपका सिर्फ लास्ट टॉपिक एक बच रहा है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। एक ही क्लास में दोनों को हम क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, जिसके जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास में। तो आज दोस्तों हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिस्टम अप्रोच। अब आप ये पूछिएगा मत कहां से आया, ये बताने के लिए टॉपिक आया कहां से, इसलिए मैंने आपको सिलेबस में लेकर आया हूं। अब आता हूं दोस्तों, मैं थोड़ा और टॉपिक आगे पीछे लेकर आता हूं ताकि आपको कुछ याद आए। हमने इससे पहले जो छठी हमारी यूनिट थी कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, जिसको हमने पढ़ा था सूचना संप्रेषण तकनीकी का संप्रत्यय, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, इसी पढ़ते पढ़ते को हमने तारुफ जाना था, तारुफ के बाद हमने तालीम जानी थी, तालीम के बाद हमने आईसीटी के प्रकार जाने थे, आईसीटी क्या किसे कहते हैं, आईसीटी किन किन चीजों से बनती है, और फिर हमने जाना था तालीमी तकनीक किसे कहते हैं, शिक्षण तकनीक कौन कौन सी होती है। ये सब चीजें दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर हमने दोस्तों पढ़ा था दोस्तों टॉपिक मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप चीजें कनेक्ट कर सके। हमने पढ़ा था अप्रोचेस। क्या पढ़ा था? अप्रोचेस। तालीमी तकनीक को, शैक्षणिक तकनीकियों को, शिक्षण तकनीकियों को लुम्सडेन ने 1964 में क्या किया था, तीन बड़े भागों में डिवाइड कर दिया था। किसमें बांट दिया था? तीन बड़े भागों में डिवाइड कर दिया था। एक को बोलते हैं हार्डवेयर उपागम, एक को बोलते हैं सॉफ्टवेयर उपागम, एक को बोलते हैं प्रणाली उपागम, जिसको मैंने बताया था कि इसको बोलते हैं ईटी फर्स्ट, ईटी सेकंड और इसको बोलते हैं ईटी थर्ड। क्या बोलते हैं? ईटी थर्ड। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहां साफ होगा भाई, चली गया तो कोई बात। ईटी फर्स्ट, ईटी टू, ईटी थर्ड, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसके तीन उपागम बताए थे कि लुम्सडेन इन चीजों को तीन भागों बड़े भागों में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था, पहला होता है हार्डवेयर उपागम, उसके बाद सॉफ्टवेयर उपागम और तीसरा होता है प्रणाली उपागम। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने ये पढ़ा था इसमें कि हार्डवेयर उपागम जो होता है, हार्डवेयर का मतलब यहाँ पे प्रॉपर कंप्यूटर का हार्डवेयर से नहीं है, बल्कि मुराद है कि शिक्षण तकनीक में उन अशिया का, उन टीएलएम वगैरह का इस्तेमाल करना जिन चीजों को हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो टीएलएम इस्तेमाल होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बोर्ड, श्यामपट्ट वगैरह, बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, हर चीज जिसको हम छू सकते हैं, आकार जिसका होता है वो सब हार्डवेयर उपागम में आता है।
उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों, दूसरा पढ़ा था सॉफ्टवेयर उपागम। क्या पढ़ा था? सॉफ्टवेयर उपागम, इसको बोलते सॉफ्टवेयर अप्रोचेस। सॉफ्टवेयर अप्रोचेस का मतलब होता है कि उन टीएलएम को इस्तेमाल करने का तरीका, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें किस तरह इस्तेमाल होती है। डिटेल में नहीं जाएंगे, टॉपिक जानबूझ के लंबा नहीं करेंगे, और सॉफ्टवेयर उपागम में हमने सारी चीजों का इस्तेमाल जाना था। और तीसरी बात दोस्तों हमने यहां लाकर खत्म की थी कि लास्ट में आता है दोस्तों सिस्टम अप्रोचेस, यानी कि जिस तरह हार्डवेयर उपागम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर उपागम है, इन सारे उपागम का, इन सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करने की रणनीति क्या होनी चाहिए, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, उसका सारा निजाम, उसका सारा मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो दोस्तों कहलाता है सिस्टम अप्रोचेस। और मैंने कहा था ये तीनों चीजें मैं आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में मुख्तसर और खासकर जानकारी मैं आपको दे चुका था दोस्तों, बहुत ही समराइज करके, बहुत ज्यादा समराइज करके मैंने टॉपिक आपके लिए तैयार किया है। इंशाल्लाह 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 मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अगर ये आपने सिर्फ हेडिंग के ढंग से याद कर लेना, ये टॉपिक जो आपको मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों एक पेज में, सिस्टम अप्रोचेस मैंने 5 लाइन में डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर आपको किताब में 3 पेज मिल जाएंगे, बड़े बड़े सारे, भरे भरे बड़े बड़े सारे, और बहुत डिटेलिंग मैटर है। और पूरा मैटर को जब आप समराइज करोगे तो मैं समझता हूँ 5 लाइन से एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाओगे आप भी। लेकिन क्योंकि आपके अंदर इतना टैलेंट नहीं होगा कि आप उस चीज को छांट सकें, वहां तक पहुंच सकें, ये काम मेरा है, आपकी मदद करना, आपकी हेल्प करना। मैं इसी काम के लिए बनाया गया हूं, आपकी मदद करने के लिए। तो मैंने क्या किया, सारी चीजों को समराइज कर दिया और बाप में आपको टॉपिक दे दिया। तो दोस्तों फिर हमने क्या कहा था, लूम सेन ने जिन 3 चीजों को डिवाइड किया था, उसके बाद हमने ये भी जाना था कि हमारा जो सिलेबस है वो बना ही किस पर है, यूज ऑफ कंप्यूटर्स। यानी बात हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, तो हमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किसके मायने में लेने हैं, कंप्यूटर का मायने में लेने हैं। तो हमने क्या करा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हमने क्या करा था, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं रिलेट कर सकूं अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। हार्डवेयर में कुछ ऐसे सामान आते हैं जो कंप्यूटर में नजर आते हैं, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर में वो चीजें आती है जिनसे कंप्यूटर चला करता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर में कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कंप्यूटर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें, वो अशिया जिनको हम छू सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं, या वो ढांचा जो कंप्यूटर को एक आकार प्रदान करता है, वो सब हार्डवेयर में आते हैं। और जो चीज नजर नहीं आती वो चीज क्या है, सॉफ्टवेयर है। लेकिन जिनके बिना कंप्यूटर चलना क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है। यानी कि इंसान के जिस्म में अगर हाथ, पांव, आंख, नाक, कान सभी सही सलामत हैं, लेकिन उसके जिस्म में अगर रूह नहीं है, तो इंसान का जिस्म क्या है, एक जिंदा लाश है। मतलब लाश ही है, जिंदा तो कहां से, मरने के बाद लाश हो जाएगा, उसकी जिंदगी बेकार है, उसके बाद उसकी जिंदगी नहीं हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह कंप्यूटर के सारे प्रोडक्ट, सारे आइटम, सारे हार्डवेयर अवेलेबल हैं, माउस भी है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, सीपीयू है, मेमोरी वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है, उसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला गया है, तो फिर कंप्यूटर काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये कंप्यूटर की एक तरह रूह कहलाती है। फिर हमने पढ़ा था दोस्तों हार्डवेयर के जो प्रकार हैं, हार्डवेयर भी 2 तरह के होते हैं, अंदरूनी और बैरूनी। इंटरनल पार्ट्स, एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स वो होते हैं जो कंप्यूटर के होते हैं, बाहर होते हैं। फिर हमने दोनों चीजों के हमने नाम पढ़े थे, दोनों चीज क्या पढ़ ली थी हमने, नाम पढ़ लिए थे कि इंटर होते हैं, आउटर होते हैं। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि कंप्यूटर को अज्जा की कारकर्दगी के एतबार से, इनके काम करने की एक्टिविटी के हिसाब से 4 भागों में अलग अलग बांटा जाता है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, और उसके बाद होता है सीपीयू, और एक होता है मेमोरी। इनपुट डिवाइस वो काम जो कंप्यूटर कुछ काम करते हैं, जो अंदर उसको कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, जैसे माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, बाहर हम काम करते हैं लेकिन दिखता अंदर है, जो कंप्यूटर में निर्देश देने काम करता है। आउटपुट चीज वो चीजें जो कंप्यूटर में काम होने के बाद बाहर प्रेजेंट करती है, जैसे मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये सभी चीजें बाहर दर्शाती है कंप्यूटर किस तरह काम कर रहा है, जो प्रोडक्ट की एक्टिविटी होती है। तीसरी होती है मेमोरी। तीसरा होता है सीपीयू, जिसमें 2 चीजें होती है, सीयू और एलयू, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जो कंप्यूटर की गणनाओं को संगणक करते हैं। और चौथी चीज होती है रैम। चौथी चीज होती है मेमोरी। मेमोरी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में भी 2 मेमोरी होती है, रैम और रोम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में भी होती है सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क वगैरह सभी चीजें में किसमें आती है, इसमें आती है। फिर हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर भी दोस्तों 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर खुद चलता है, जैसे विंडोज हुआ, विंडोज 97, विंडोज 7 हुआ, विंडोज 10 हुआ, अभी विंडोज 12 चल रहा है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर के बुनियादी जो ढांचा तैयार करते हैं, जो बुनियादी तस्वीर तैयार करते हैं, मेन रूह है। एक इंसान में रूह है, इंसान जिंदा है, ये बात तो जरूरी है। अब इंसान में क्या स्किल्स हो सकते हैं वो उसमें ऐड की जा सकती है, लेकिन रूह होना जरूरी है। तो देखा जाए तो बेसिक ये रूह का काम करता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है कि कंप्यूटर में हम किस चीज के लिए, किसी खास मकसद के लिए अगर हम कंप्यूटर को सॉफ्टवेयर डालते हैं तो वो आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मुझे डिजाइनिंग करनी है तो मैं कंप्यूटर में डालूंगा कॉरल। क्या डालूंगा? कॉरल। जैसे मुझे कंप्यूटर में गाने सुनने हैं तो मैं डालूंगा MP3 प्लेयर, विनैम प्लेयर। मुझे वीडियो देखना है तो डालूंगा VLC प्लेयर। मुझे कंप्यूटर में अगर ये सारा सब पढ़ाना है, सारा कुछ पढ़ाना है, तो मैंने आपको डेस्कटॉप पे समझाया था। देखो, मान लीजिए कंप्यूटर का डेस्कटॉप है, ये सारा एक आइकन है। क्या मुझे कंप्यूटर में क्या करना है? वीडियो चलाना है तो VLC डालूंगा। अगर मुझे कुछ पढ़ाना है तो मैं नोट डालूंगा। मुझे कंप्यूटर की डाटा को डिलीट करना है तो रिसाइकिल बिन होगा। कंप्यूटर का मैनेजमेंट देखना है तो दिस PC यानी माई कंप्यूटर होगा। तो ये सभी चीज इस तरह क्या करती है? वर्क करती है। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपके। और लास्ट में आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यानी C++, जावा, जो कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने का जो प्रोग्रामिंग होती है, ओ लेवल की जो जो पढ़ाई वगैरह होती है, वो सभी किस में आती है? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में आती है। यहां तक की सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आ गई ना? चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे अपना तीसरे वाले चैप्टर पे, जो है सिस्टम अप्रोचेज यानी प्रणाली उपागम। अब प्रणाली उपागम क्या है, इसको ढंग से समझिए, बहुत डिटेल से समझिए। इस तरह का आपको एक ढांचा मिला होगा, इसका क्या यूज है मैं आपको अगली टॉपिक से बयान करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि इन चारों, ये जो मैंने आपकी किताब में प्रिंट करके दिया होगा, इसका मतलब है क्या सर। असल में दोस्तों प्रणाली उपागम क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट वर्ड में एक बता देता हूं। आपने सुना होगा दोस्तों, एक छोटा सा वर्ड मैं आपको बताता हूं कि आपके दिमाग में सारी फिल्म क्या हो जाएगी? क्लियर हो जाएगी। एक वर्ड दोस्त आपने सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान। क्या सुना होगा? सर्व शिक्षा अभियान। यहां पर आपने देखा होगा सिस्टम और एक सुना अप्रोच। सिस्टम कहता है ना, थोड़ा सिस्टम बनाकर भाई, सिस्टम से चलेगा तो सही रहेगा। सिस्टम से चलेगा तो सही रहेगा, वरना जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। सिस्टम से रहेगा तो बहुत आगे जाएगा। सिस्टम मतलब किसी चीज को नियमितता के साथ, या किसी चीज को नियंत्रण के साथ, या किसी चीज को सिस्टमैटिक अंदाज में किसी चीज के अंदर काम करना, वो कहलाता है सिस्टम अप्रोच। यानी कि एक स्कूल है, एक स्कूल में हमें बच्चों को पढ़ाना है। एक स्कूल में हम बच्चों को क्या करना है? बच्चों को पढ़ाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है। तो हमने एक स्कूल लगाया। अब स्कूल में हमने क्या करा? बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने मॉडल का यूज किया, हमने चार्ट का यूज किया, हमने DVD का, प्लेयर का, और मैजिक लैंटर्न का, DVD, VCR, जो भी उपयोग में आ सके सभी चीजों का इस्तेमाल किया कि बच्चे अच्छी तरह तालीम हासिल कर सके और बच्चों की तालीम आसान हो सके। हमने सभी चीजों का इस्तेमाल किया। क्यों किया? मकसद हमारा क्या है? कि बच्चे सीख जाएं, बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं। बच्चे जिस मकसद के लिए इस स्कूल में आए हैं, उनका मकसद क्या हो जाए? हल हो जाए। अब क्या होता है दोस्तों, इन मकसद को हल करने के लिए, इन मकासद को हल करने के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं होती है। आपने सुना होगा कोठारी आयोग है, आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान है। एक सर्व शिक्षा अभियान नाम की एक नीति चलाई गई, एक योजना बनाई गई। आपने इस योजना के तहत कुछ नियम बनाए गए कि अगर स्कूल में ऐसा 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 किया जाएगा तो बच्चों के लिए भला होगा। बच्चों के लिए क्या होगा? भला होगा। मैं आपको एक बॉर्डर बता देता हूं। सिस्टम अप्रोच क्या है दोस्तों? आपने सुना होगा मिड डे मील। क्या सुना होगा? मिड डे मील। क्या सुना होगा? मिड डे मील। क्या अभी थोड़े दिन पहले ये बात आई थी, सरकार ने एक योजना निकाली थी कि अगर बच्चों को स्कूल में खाना भी मिल जाए, टाइम टाइम क्या मिल जाए? खाना मिल जाए। अभी तो दूध भी देना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया है? काफी सारे सरकारी स्कूलों में बच्चों को क्या दिया जाता है? दूध भी दिया जाता है। बच्चों को दूध भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये सरकार को कहा किसने? ये नीतियां बनाई गई। और मकसद क्या है? कि ताकि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सके। हालांकि अब तो निजाम ऐसा नहीं है, तो मैं सिर्फ ये बातें सिर्फ किताबी ज्ञान है सारा, असल में ऐसा नहीं होता। आजकल सिर्फ जेबें भरी जाती है और ना तरीके। वो अलग बात है, सरकारी स्कूल में आज भी बहुत डेडिकेटेड टीचर्स आज भी हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत से पढ़ाते हैं। मैंने देखे हैं, बहुत सारे मेरे संपर्क में भी हैं, तो आज भी हैं पढ़ाने वाले। तो अब तो दूध भी दिया जाता है। तो ये दोस्तों ये चीज क्या है? ये दूध, ये मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ये दोस्तों नीतियां हैं, बनाई गई है इसके लिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल कर सके। यही चीज क्या कहलाएगी दोस्तों? सिस्टम अप्रोच। क्या कहलाएगी? सिस्टम अप्रोच। इसके तहत नई 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 नीतियां बनाई जाती है। उन नीतियों में कुछ इनपुट दिया जाता है, उन नीतियों के तहत कुछ काम किया जाता है। फिर बाद में एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। फिर बाद में प्रदा आता है, यानी उससे कुछ आउटपुट निकलता है कि हमें क्या है। और बाद में माहौल देखकर, एटमॉस्फेयर, उसको नया पॉइंट ऐड किया गया, एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं, एनवायरनमेंट ऐड किया गया है कि उसके तहत सारी चीजें तैयार की जानी चाहिए। मैं थोड़ा पढ़ के समझाता हूँ ताकि आपको क्या होगा, ये बाकी की भूत पलित वाली चीजें शायद आपके समझ में ना आए। मैं ये दोनों चीज साफ कर देता हूँ ताकि आप इधर उधर भटके नहीं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच। इसका उर्दू में नाम याद रखना है आपको, बस ये बात याद रखनी है, इसको उर्दू बोलते हैं निजाम तर्ज रसई। क्या बोलते हैं? निजाम तर्ज रसई।
निजाम तर्ज रसाई का तस्वुर यानी अवधारणा इसको कह सकते हैं। आइए देखो, छोटे छोटे निजाम यानी सब सिस्टम को जोड़कर एक मुकम्मल और बाज़ाब्ता निजाम तश्कील दिया जाता है। छोटे छोटे सब सिस्टम को जोड़कर एक बड़ा सिस्टम तैयार किया जाता है। हर सब सिस्टम का एक मखसूस मकसद होता है, जबकि पूरे निजाम का एक मुश्तरिका हदफ होता है। हदफ होता है मतलब एम होता है। मिसाल के तौर पर एक तालीमी इदारा ले, एक एग्जांपल है, जरूर नहीं हर जगह सिस्टम अप्रोच हमारे जिंदगी के हर शोबे में काम आ सकता है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन लेवल पर, तो यहाँ पर बात हम एजुकेशन की ही काउंट करेंगे। हम बात करते हैं तालीमी इदारा के बारे में, हम विद्यालय की बात करते हैं। किसी बात करते हैं विद्यालय के बारे में। देखो, एक विद्यालय में क्या है, दफ्तर है, एक विद्यालय में इम्तिहान होते हैं, एक विद्यालय में दर्जात हैं, कक्षाएं हैं वगैरह, झेली निजाम है, और मकसद क्या है, तालीम फराहम करना। एक विद्यालय का एक बुनियादी, एक विद्यालय में काम क्या होता है, एक विद्यालय में प्रॉपर काम क्या होता है कि बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये कहना विद्यालय में क्या कहा, बस स्टैंड पे क्या होता है, बसें आती और जाती हैं, बसें आती हैं और जाती हैं। लेकिन अगर ढंग से देखा जाए, बस स्टैंड पे क्या होता है, बसें आती हैं जाती हैं, बस रुकती भी हैं, बस अड्डे पर टिकट भी मिलते हैं, वहां पर टिकट खरीदे भी जाते हैं, वहां पर फेरी वाले घूमते भी हैं, ठीक है, वहां पर शौचालय वगैरह भी होते हैं, वहां पर लोगों की भीड़ भाड़ भी होती है, सारे काम होते हैं। लेकिन प्रॉपर क्या कहते हैं, कहाँ जाना है, बस स्टैंड जाना है, कहाँ, फला शहर के रवाना होने के लिए। इसका मतलब कॉमनली चीज कहा जाती है कि वहां पर बसें आती है और जाती हैं, बस रुकती है, सीधी सीधी बात में एक बार भी ये कही जाती है। तो हम क्या कहेंगे, एक बड़ा इदारा है, एक विद्यालय है, एक विद्यालय में, एक स्कूल में काम क्या है, स्कूल में एक दफ्तर है, उस दफ्तर का काम है कि सारे बच्चों को मैनेज करना, उस दफ्तर का काम है सारे बच्चों की तालीम को मैनेज करना, कि किस बच्चे की फीस आई है, किसकी नहीं गई है, बच्चों का एसआर मेंटेन करना, बच्चों का एडमिशन करना, बच्चों को टीसी प्रोवाइड करना, ये सारा काम मैनेजमेंट होता है, वो उस दफ्तर में होता है, ठीक है। उस स्कूल में इम्तिहान होते हैं, बच्चों के एग्जाम होते हैं, ताकि बच्चों की टाइम टू टाइम क्या होती है, ग्रोथ होती रहे और बच्चों को अगली कक्षाओं में डाला जा सके। स्कूल में कक्षाएं होती है, हर कक्षा में अलग अलग पढ़ाई होती है, हर कक्षा में कक्षा वाइज पढ़ाई होती है, क्लास वाइज वहां पढ़ाई होती है, छठी क्लास में छठी की पढ़ाई होगी, सातवीं में सातवीं पढ़ाई होगी। अब ये दोस्तों इसका काम क्या है, छठी क्लास का काम क्या है, टीचर का काम है कि छठी क्लास को अच्छी पढ़ाई कराए। इम्तिहान का काम है, परीक्षा क्या बोलते हैं उसको, परीक्षा एडवाइजर का जो काम होता है, परीक्षा लेने वाले को जो काम होता है, उनका काम होता है इम्तिहान ढंग से कराया जाए। दफ्तर वालों का काम होता है कि बच्चे का सारा एसआर वगैरह सब अच्छी मेंटेन की जाए। अरे दोस्तों, काम दफ्तर का है कि बच्चे को प्रोग्रेस मेंटेन करना, इनका काम है बच्चों को पढ़ाना, इनका काम है इम्तिहान लेना। तो सबके अलग अलग काम डिवाइड हैं, लेकिन सभी कामों को जोड़ने के बाद अगर असल में काम क्या है, असल में काम बच्चों को पढ़ाना, तालीम फराहम करना, मकसद हमारा यही है। और दोस्तों यही चीज क्या कहलाएगी, मोटे तौर पर सिस्टम अप्रोच क्या कहलाएगी, सिस्टम अप्रोच। यानी छोटे छोटे सिस्टम को, सब सिस्टम को, एक दफ्तर है, एक स्कूल है, प्रिंसिपल का रूम है, स्टाफ रूम है, इस जगह जगह डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिए गए हैं, लेकिन छोटे छोटे सभी को मिलाकर, भले ही सबका काम अलग अलग है, लेकिन सभी को मुश्तरिका तौर पर, मुश्तरिका लिखा होगा कहीं पर, एक मुश्तरिका वर्ड होता है, मुश्तरिका मतलब होता है संयुक्त। क्या होता है दोस्तों, याद कर लेना, याद रह जाए तो अच्छी बात है। मुश्तरिका तौर पे मकसद जो है हमारे, क्या, बच्चों को तालीम फराहम करना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ो। तारीखी पस मंजर जो याद करने की चीज है, निजाम तर्ज रसाई का तस्वुर यानी लुडविग लुडविग वॉन बैटलनफी, बैटलनफी ऐसे कुछ नाम है, इंग्लिश तो आती नहीं, मतलब उर्दू वाला टीचर हूँ। बैटलनफी क्या है, बैटलनफी, और फाई नहीं पढ़ेंगे, फी पढ़ेंगे इसको। जनरल सिस्टम थ्योरी के नाम से उन्होंने पेश किया था। किसने किया था, लुडविग ने एक प्रोसेस दिया था, एक तहरीक या एक नजरिया पेश किया था, जिसको नाम दिया था जनरल सिस्टम थ्योरी। वही आगे चल के क्या बन गया, सिस्टम अप्रोच बन गया। रस्मी तौर पर, कानूनी तौर पर ये नजरिया 1968 में क्या हुआ, शाया हुआ कि हाँ, इस नाम का, सिस्टम अप्रोच नाम का भी एक प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद इस नजरिए के मुताबिक निजाम को समझने के लिए उसकी हदूद और माहौल के साथ तामुल को समझना भी जरूरी है। इस निजाम में, इस सिस्टम में ये बात रखी गई कि निजाम को समझने, उसके हदूद और उसके माहौल को साथ समझना भी हमारा क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए कि माहौल क्या है। मैं माहौल वाली बात भी लेकर आऊंगा आगे, मैंने लिख रखा आगे बताऊंगा माहौल से क्या बात मुराद ली गई यहाँ पे। हदूद कहते हैं सीमाओं को, कि एक सिस्टम की क्या क्या सीमाएं होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई बार, कहीं किसी शहर में किसी जगह पर कोई कांड हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, वो थाने में जाता है, रिपोर्ट साहब मेरी रिपोर्ट लिख दो, कहता हमारे ये आपने कहाँ के हो, फला जगह, क्या ये थाना क्षेत्र हमारे अधिकार में नहीं आता है, अगर आप वहां के हो तो आपको वहीं जाना चाहिए। हालांकि अब तो नियम चेंज हो गए, हालांकि अब तो कहीं भी जाकर एफआईआर करवा सकते हैं, लेकिन एक पहले आप देखो फिल्मों में डायलॉग देखा होगा, आप हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आते, वहां जाके लिखवाइए। तो ये डिवाइड करता है कि किस डिपार्टमेंट को कितनी सीमाएं, कितनी
हुदूद देनी चाहिए और बाद में सबका माहौल क्या रहना चाहिए। निजाम तर्ज रसाई का अमल, अमल क्या है, ये किस तरह काम करता है। अमल कहते हैं क्रिया को, या इसको आप समझे प्रक्रिया, क्या समझे, प्रक्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रक्रिया। ये काम करता कैसे है। पहला काम इसका है मकासद का तय्युन। एक मकासद का तय्युन, वहां पे हेडिंग लिखी, हेडिंग में 25-30 लाइन लिखी है, आपने उतना नहीं पढ़ना, मकासद का तय्युन आपको समझ में आना चाहिए। मकासद कहते हैं, मकसद की जमा है मकासद, उद्देश्य, और तय्युन कहते हैं निर्धारण को, उद्देश्य का निर्धारण। एक सिस्टम अप्रोच की सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है वो होती है उद्देश्य निर्धारण, कि हम ये सिस्टम बना ही क्यों रहे हैं। मैं स्कूल की बिल्डिंग बना रहा हूं तो बनाने से पहले सोचूंगा ना मैं बिल्डिंग बनवा क्यों रहा हूं, मेरा पहला मकसद क्या है। मेरा मकसद है मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, अब मुझे कैसी तालीम देनी है, क्या करनी है, क्या इस्तेमाल करना है, सब मेरा बाप का काम है। मेरा पहला मकसद क्या है, मुझे बच्चों को वहां पर पढ़ाना है, एक स्कूल बनवानी। तो पहला काम है मकसद का तयन। दूसरा है जरूरी वसाइल और अशिया की शिनाख्त। वसाइल कहते हैं सामग्री को। अब जब मैंने मकसद तैयार कर लिया है कि हाँ भाई मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मेरा पहला मकसद बच्चों को पढ़ाना है, तो मैंने बिल्डिंग बनवा ली। अब मैं ये देखूंगा कि मुझे बिल्डिंग बनवाने के बाद मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मुझे प्रोजेक्टर चाहिएगा, मुझे ग्लोब चाहिएगा, मुझे बोर्ड चाहिएगा, मुझे चार्ट चाहिएगा, फर्नीचर चाहिए, टीचर चाहिए, ऑफिस चाहिएगा। सभी चीजों को सिस्टमैटिक तरीके देने के लिए मुझे देखना होगा कि मुझे किन किन वसाइल की क्या पड़ रही है, जरूरत पड़ रही है, उन सबकी शिनाख्त करना, पहचान करना, किसकी जरूरत है, ये दूसरा काम होगा। सब सिस्टम की तश्कील। फिर मेरा तीसरा काम होगा कि मैं सब सिस्टम बनाऊंगा, यानी कि मैं सोचूंगा एक ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हो, उस ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ये सारा सामान हो, वहां पर ग्लोब हो, चार्ट हो, मैप हो, सब चीजें हो, और ज्योग्राफी डिपार्टमेंट संभालने के लिए एक बड़ा अच्छा टीचर हो और वो बच्चों को ज्योग्राफी की अच्छी तालीम दे। मैं चाहता हूं कि एक साइंस लैब हो, उस साइंस लैब में एक अच्छा साइंस का टीचर हो जिसको सारे साइंस के उपकरणों की जानकारी हो, बच्चों को अच्छी तैयारी करा सके और बच्चों को अच्छी तालीम दे सके। ये मेरा मकसद होगा। मैं चाहूंगा उर्दू लैब हो, मैं चाहूंगा हिंदी लैब हो। मैं सब सिस्टम में डिवाइड करूंगा कि हाँ मुझे कैसे कैसे काम को करना है। इन सारे सामान से लाके भर दिया, एक बड़ा हॉल लाया, वहां पे मैप भी डाल दिया, टीचर सबको भर दिया कमरे में, ऐसा तो नहीं करूंगा ना। मैं क्या करूंगा, सब सिस्टम में डिवाइड करूंगा और सबको अलग अलग काम सौंपूंगा। तो आपको अपने विभाग की पूरी जानकारी या पूरी देखरेख आपको करनी है। ये मेरा क्या होगा दोस्तों, तीसरा काम होगा। एक निजाम तरह रहेगा, सिस्टम अप्रोच में ढंग से काम करने का ये तरीका है। पहला उद्देश्य का निर्धारण, दूसरा सहायक सामग्री की आवश्यकता, उनकी नीड्स, तीसरा है सब सिस्टम की तश्कील यानी उप विभागों का बनाना, निर्धारण, निर्माण, निजाम तजिया, निजाम का तजिया और बेहतरी। तजिया मतलब होता है दोस्तों विश्लेषण। क्या है, विश्लेषण। अब जो मैंने निजाम बनाया है, मैंने जो सिस्टम बनाया है, उसका तजिया को एनालाइज करूंगा कि अच्छा मैंने जो काम किया है, मैंने बिल्डिंग बनवा ली है, मैंने विभाग बना लिए, मैंने डिपार्टमेंट बना लिए हैं, इनको डिवाइड कर दिया है, तो क्या सब काम ढंग से हो पा रहा है, नहीं। मुझे एनालाइज करना होगा, सभी चीजें क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा। एनालाइज क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि सभी काम ढंग से हो रहा है क्या नहीं। और जो मैं उद्देश्य चाहता था कि मेरे डिपार्टमेंट बनवाने के बाद, टीचर लाने के बाद, सामान लाने के बाद, डिपार्टमेंट को सौंप देने के बाद, बच्चे आने के बाद, क्या मेरा पहला जो मकसद था कि मैं बच्चों को अच्छे पढ़े करा पाऊं, तो क्या मेरा मकसद हल हो पा रहा है, क्या बच्चे अच्छे पढ़ पा रहे नहीं, पढ़ पा रहे हैं या नहीं, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या कमी आ रही है, और पढ़ पा रहे हैं तो मुझे और बेहतर कैसे करना है, और बेहतर इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। और लास्ट में काम होता है तसलसल से बेहतरी हासिल करना, जब तक मुकम्मल मुअस्सर निजाम हासिल ना हो जाए। यानी तसलसल के साथ, यानी निरंतरता के साथ मैं कंटिन्यूटी लगा रहूंगा जब तक मेरा उद्देश्य क्या नहीं हो जाए, निर्धारित नहीं हो जाए। मुअस्सर निजाम, प्रभावशाली सिस्टम, जब तक इफेक्टिव सिस्टम तैयार नहीं हो जाए, मैं तब तक कंटिन्यूटी काम करता रहूंगा। मैं तब तक नए नए उद्देश्य बनाता रहूंगा। मैं तब तक क्या करूंगा, नए नए सामान और लाता रहूंगा। मैं नए नए सब सिस्टम बनाता रहूंगा और कंटिन्यूटी एनालाइज करता रहूंगा जब तक क्या हो जाए, मैंने जो मकसद चुना है मेरा मकसद हल नहीं हो जाता है। इसी तर्ज पर क्या करता है दोस्तों, सिस्टम अप्रोच जो है काम करता है। क्या करता है दोस्तों, सिस्टम अप्रोच काम करता है। सिस्टम अप्रोच क्या करता है, काम करता है। ये सिस्टम अप्रोच का काम करने का तरीका है। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ूंगा। अब है निजाम तर्ज रसाई के अहम तस्वुरात। तस्वुरात का मतलब होता है अवधारणा। अवधारणा, इसकी अवधारणा क्या क्या होनी चाहिए। एक अवधारणा होती है दोस्तों हॉलिज्म। क्या होती है हॉलिज्म, ये नाम याद रह जाए अच्छी बात है, कोई जरूर नहीं है, इनको याद रखना जरूर नहीं, बस आपको पढ़ना है, सुनना है, क्योंकि एक टॉपिक आपको तो समझना जरूर। एक होता है हॉलिज्म, एक जुज में तब्दीली पूरे निजाम को मुतासिर कर सकती है। ये बात अवधारणा याद रखना जरूरी है कि मैं सिस्टम अप्रोच के जरिए काम कर रहा हूं। सिस्टम अप्रोच को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए, काम में लाने के लिए मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
तो मेरा पहला मुख्य बिंदु होना चाहिए याद रखने का कि मैंने जो जुज बनाया है, मान लो मेरा पहला उद्देश्य था बच्चों को अच्छी तालीम देना, तो मैंने बिल्डिंग बनवा ली, मैं सारे सामान लेकर आ गया, मैं सारे इक्विपमेंट्स लेकर आ गया, मैंने फर्नीचर लगवाया, बोर्ड लगवाया, मैप मंगाए, ग्लोब मंगाए, बोर्ड लगवाए, सभी कुछ कर लिया, लेकिन टीचर अच्छा नहीं है, टीचर अच्छा नहीं है, तो बताओ बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये बात होती है होलिज्म, यानी एक जुज, यानी उस सारे सब सिस्टम में एक जुज भी अगर खराब हुआ तो उससे क्या हो सकता है, मेरा पूरा जो उद्देश्य है क्या कर सकता है, मुतासिर कर सकता है, प्रभावी कर सकता है, उसमें फर्क ला सकता है, जो मेरा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। दूसरी चीज है तखस्सुस, तखसीस नहीं है, तखस्सुस, खुसूसियत से बना है तखस्सुस, इसका मतलब स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, निजाम को छोटे अज्जा में तकसीम करके हर जुज के किरदार को समझना। अब यह भी जानना चाहिए कि मैंने जो छोटे छोटे सब सिस्टम बनाए हैं, मैंने ज्योग्राफी डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट जो डिवाइड किए हैं, इन सभी का जो काम है, ये सभी एंड में कहां जाकर काम करने वाले हैं, मुझे एंड में जाकर इनसे क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है। तो मुझे ये भी याद रखना है कि अगर अगर ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में कोई कमी आई है तो ज्योग्राफी वाले को ही मैं चिल्लाऊं, उसको समझाऊं या उसको बेहतर बनाने की कोशिश करूं, साइंस वाले का इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मुझे हर एक एक डिपार्टमेंट की, एक एक फर्द की जानकारी होना क्या है, जरूरी है, ताकि वो काम बेहतर अंजाम दे सके। मेरा जो मेन मकसद है कि बच्चे पढ़ के जाए अच्छा, वो मकसद तभी हल हो पाएगा जब हर एक जूज के बारे में मुझे क्या होगा, पता होगा। हर एक छोटी से छोटी कड़ी भी क्या कर सकती है, पूरे सर्कल को बिगाड़ सकती है। तीसरा है दोस्तों गैर जमीयत। क्या है गैर जमीयत? जिसको बोलते हैं नॉन समेटिविटी। क्या कहते हैं? समेटिविटी। क्या चीज है? देखिए, हर जुज का अपना किरदार अहम है, सिर्फ मजमुई शक्ल में मुकम्मल समझ मुमकिन है। अगर मैं ये देखूं कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैंने सामान ले आया, इक्विपमेंट्स ले आया, वसाइल ले आया, सब काम करना, लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज का, उसमें आने वाली इस्तेमाल हर चीज का अपना एक वकार है, अपनी एक जरूरत है। अगर उनमें से एक भी चीज कम पड़ जाती है तो क्या हो सकता है, सिस्टम बिगड़ सकता है, सिस्टम बिगड़ सकता है। तो सबकी अपनी क्या है, एक जरूरत है। ऐसा नहीं सोचना कि मजमुई शक्ल में संयुक्त में देखोगे, यार मेरा मेन मकसद तो है बच्चों को पढ़े मिलनी चाहिए, लेकिन ये तभी जरूरी है जब सब अपना किरदार खुद समझेंगे। ऐसा ना असल में बहुत देखा गया है, मैं खुद भी ऑफिस वगैरह में काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं इस बात को अच्छी तरह से। एक बहुत बड़ी कमी हो जाती है एचओडीज वगैरह को, फिर बातें सुनने में। एक बॉस होता है, बॉस के नीचे मैनेजर होता है, मैनेजर का काम होता है जो एचओडीज वगैरह जो होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, उनको काम सौंप देता है कि आप एचओडी हैं, आप एचओडी हैं, आप एचओडी हैं, आपको ये काम करवाना है, आपको ये काम करवाना है, आपको ये काम करवाना है। फिर एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेरे घर पे तो काम है, मैं तो छुट्टी है, मैं तो बुखार आ रहा है, मैं बीमार हूँ। फिर वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय की छुट्टी करने से वो काम क्या होता है, डिसकंडक्ट हो जाता है, काम बिगड़ जाता है। फिर उसकी जिम्मेदारी किस पर आ जाती है, एचओडी पर आ जाती है। एचओडी को जाकर मैनेजर से सुनना पड़ता है, मैनेजर को फिर बॉस से सुनना पड़ता है, क्योंकि बॉस का काम अटक है। तो ये बात जिम्मेदारी है कि उसमें जितने भी रुकन जुड़े हैं, ये सभी चीजें जरूरी है। अगर हर इंसान अपनी क्या समझ ले, जिम्मेदारी समझ ले, तो काम सिस्टम से किया जा सकता है। अगला है ग्रुप बंदी, ग्रुपिंग। पेचीदगी से बचने के लिए अज्जा की ग्रुपिंग जरूरी है। ये बात मैं शुरू में बता चुका हूं आपको। अगर बहुत ज्यादा चीजें ना बहुत बिखरी पड़ी हैं, बहुत ज्यादा चीजें बिखरी पड़ी है, तो उनको किसी ना किसी ग्रुप में बांट दिया जाए, ताकि काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। एक होता है हम आहंगी, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। ये कमी है भैया, बहुत बड़ी, बहुत बहुत जिम्मेदार, बहुत खास चीज है कोऑर्डिनेशन, बहुत अहम चीज है दोस्तों कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है दोस्तों समन्वय, इसको बोलते हैं। क्या होता है? समन्वय। क्या बोलते हैं? समन्वय। जैसे एचओडी ने काम बताया, जैसे मान लीजिए एचओडी ने कुछ काम बताया अपने एम्प्लॉइज को, अज्जा को मौसर तरीके से हम आहंग करना जरूरी है, वरना निजाम में गैर मुतवाजुन पैदा हो जाएगा, अनबैलेंस को कहते हैं, अनबैलेंस। क्या कहते हैं? अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं बैठ पाएगा। रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए एक ऑफिस की बात मैं करता हूं, एक ऑफिस में एक एचओडी है, उसके अंडर में कुछ 20-25 एम्प्लॉइज हैं, और बताना है कि 20-25 एम्प्लॉय को ये काम करवाना है। तो वो काम देगा, भाई ये काम कर, ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। तो अब तो हो सकता है वो थोड़ा मतविभेद रख सकता है, किसी को काम ज्यादा दे दे, किसी को कम दे दे, है ना। जात पात के जात पात के नजरिए से, भाई बंदी के नजरिए से, पड़ोसी के नजरिए से, मैं पड़ोसी को कम काम दूंगा, वो दूर का उसको ज्यादा काम दे देते हैं। ये तुम्हारा भाई है, ये तुम्हारे भाई का दोस्त है, तुम्हारा दोस्त है, खास है, इसको कम काम दूंगा, उसको कहा काम दूंगा। तो जो ज्यादा काम करने वाला है या जो शोषित होने वाला है, वो समझेगा बेटा तूने ज्यादा करा, अब देख तेरी 12 बजेगी। वो जानबूझ के काम खराब कर देगा। वो अच्छा काम कर सकता है, पर जानबूझ के खराब कर देगा। काम खराब होने से बताओ नुकसान किसका हुआ? एचओडी नुकसान हुआ? नहीं। एचओडी नुकसान हुआ? नहीं। मैनेजर का नुकसान हुआ? नहीं। किसका नुकसान नहीं हुआ? बॉस का नुकसान हुआ। पहला नुकसान किसको रहा? बॉस को। बॉस का मतलब मुराद यह है कि जो सिस्टम बनाने वाला है उसको सबसे बड़ा क्या होगा? नुकसान होगा।
तो जरूरी है हम आहंगी, सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, सभी के बीच में समन्वय, अच्छे रिलेशन होना जरूरी है, तभी काम अच्छी तरह से काम कर पाएगा कहीं भी हो। ये मैंने बहुत से स्कूलों में देखा है, सब जगह पॉलिटिक्स चलती है, ये साइंस के टीचर मैथ्स के टीचर से बात नहीं करते, वो हिंदी के टीचर उर्दू के टीचर से बात नहीं करते, वो सामाजिक के टीचर वो विज्ञान के टीचर से बात नहीं करते, उनकी उनसे खटपट है, प्रिंसिपल की उससे खटपट है। ये अमूमन चीजें देखी गई है। कोऑर्डिनेशन नहीं होने से दोस्तों काम खराब होता है, और असल में मुतासिर क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई। क्या क्या खराब होती है, बच्चों की पढ़ाई, जो असल मकसद है। और लास्ट लास्ट में टॉपिक है हम आहंगी खसूसियात, जिसको बोलते हैं इमरजेंट प्रॉपर्टीज। इमरजेंट, आर नहीं पढ़ते, इमरजेंट प्रॉपर्टीज। मजमूई निजाम में ऐसी खसूसियात जाहिर होती है जो इनफरादी अज्जा में नहीं होती है, और ये सबसे बड़ी जो सिस्टम अप्रोच की जो खासियत है वो बयान करती है कि जब हम किसी काम को मजमूई तौर पे करते हैं, आपने देखा होगा ना, मजमूई निजाम, मजमूई कहते हैं संयुक्त, क्या ना, एक से भले दो, एक से भले दो। कभी आपने सुना होगा एक और एक 11, एक और एक 11, यानी दो लोग जब मिलकर किसी काम को करते हैं, एक से ज्यादा जब किसी काम को मिलकर करते हैं, वो काम एक ऐसा रिजल्ट लेकर आता है, वो काम एक ऐसा रिजल्ट लेकर आता है जो काम अकेला आदमी नहीं ला सकता। हालांकि दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम है जो अकेले इंसान ने किए हैं, लेकिन जब आप उन चीजों को डीप में जाकर देखेंगे, आप बहुत ज्यादा डीप में जाकर देखेंगे, मैं आपको फिल्म की स्टोरी सुनाऊंगा यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट थी बात। जब आप काम में बहुत डीप जाकर देखेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उस काम में जहां नजर आदमी अकेला रहा है, लेकिन दूसरा को सहयोगी जरूर होगा, दूसरा को सहयोगी जरूर होगा, एक पार्टनरशिप, एक कॉपरेटिवशिप जरूर होगी, तभी वो इंसान आगे तरक्की कर पाए, वरना एक अकेला आदमी अकेले चना भाग नहीं फोड़ सकता। मेरे बुजुर्ग कह के गए तो बिल्कुल सही कहकर गए हैं, और मैं उसी अकेले चने की तरह हूं। अब बात करते हैं दोस्तों इस प्रक्रिया का स्वरूप, इस प्रक्रिया का स्वरूप एक बार इमेज देख लो और मैं बताता हूं आपको ये तरीका। लुडविग वॉन बटनफ्लाइंग के मुताबिक निजाम तर्ज रचाई की बुनियादी अज्जा कितने हैं, चार। कितने हैं, चार। ये याद रखना दोस्तों, मैं आईएम पे लिख देता हूं यहाँ पर। सिस्टम अप्रोच कितने प्रकार पे किस तरह काम करता है, तीन चीजों पे काम करता है, चौथा नया जोड़ा गया है, चौथा नया जोड़ा गया है। इनपुट इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, इनपुट आउटपुट प्रोसेस। सबसे पहला काम होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको आदा प्रदा प्रक्रिया वातावरण, आदा प्रदा प्रक्रिया वातावरण, नाम याद रख लीजिएगा। आदा का मतलब होता है कि मैंने एक चीज को, एक उद्देश्य को निर्धारित किया कि मुझे फला उद्देश्य की पूर्ति चाहिए, मेरी इच्छा है मैं फला काम करवाऊं, मेरी इच्छा है मैं फला काम देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं बहुत बड़ी फैक्ट्री हो, बहुत बड़ी मिल लगे, ऐसा काम हो, तो मैं सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। तो पहला मेरा काम होगा इनपुट, किसी काम को स्टार्ट करने के पहला काम क्या होगा, इनपुट, कि मैंने देखा कि मुझे इनपुट क्या क्या करना है, मुझे बिल्डिंग बनवानी है, मुझे स्टाफ लेकर आना है, मुझे प्रोडक्टिविटी चाहिए, मुझे वसाइल चाहिए, सारी सामग्री चाहिए, ये मेरा इनपुट होगा। सबसे पहले काम में लेकर आ गया, सामान लाकर पटक दिया सारा, लो भाई सामान भी है, बिल्डिंग भी है, आदमी भी है, टीचर भी है, बच्चे भी है, सब लेकर आया, अब काम करो। अब क्या करो, काम करो। तो दूसरा काम करो, दूसरा प्रक्रिया, कि जो मैं सामान लेकर आया हूं, मैं टीचर लेकर आया हूं, मैं बिल्डिंग लेकर आया हूं, सब सामान लगा दिया है, इस सामान को काम में लेना है। और काम में लेने का तरीका है, प्रक्रिया होती है कि किस तरह काम करें कि बच्चा अच्छे से पढ़ ले। वो जो काम जो होगा वो कहलाएगा प्रोसेस, क्या होगा, प्रोसेस, प्रक्रिया, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रक्रिया, उर्दू में बोलेंगे अमल, क्या बोलेंगे, अमल। तीसरा काम होता है प्रदा, यानी आउटपुट, यानी मैंने जो सामान लगाया, मैंने जो क्रियाएं अपनाई, मैंने जो काम किया, उसका आउटपुट मुझे अब क्या मिला है। क्या मेरी स्कूल के बच्चे, मैंने देखा मेरे गांव के बच्चे हैं सारे के सारे 80% 85% बच्चे लेकर आ रहे हैं, मैं एक अच्छी स्कूल बनवाऊंगा, बड़ी स्कूल बनवाऊंगा, अच्छी तालीम दूंगा, अच्छे टीचर लाऊंगा, अच्छे वसाइल लाऊंगा, और यूं उम्मीद करूंगा कि मेरे बच्चे कम से कम 95% लेकर आने चाहिए, मेरे बच्चे तो टॉप करने चाहिए, बोर्ड में सबसे अच्छा रिजल्ट मेरे बच्चों का रहना चाहिए। अगर वो चीज मिल पा रही है, इसका मतलब तो है कि हमारा काम बिल्कुल सही था, हमारा आधा जो किया गया काम है, हमारा जो इनपुट है और इनपुट की जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही काम कर रही है, बिल्कुल क्या कर रही है, सही काम कर रही है, इसका मतलब उसका अच्छा आउटपुट मिला है। अगर वो चीज नहीं मिल पा रही है, इसका मतलब हमारे अदा में, हमारे सामान में, हमारे वसाइल में, चीजों में या प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कोई गलती रह गई है, कोई मिसकंडक्ट चीज रह गई है, जिसका हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिल पाया है। और एक बहुत अच्छी चीज सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, वह है वातावरण, एनवायरमेंट, इस चीज को जोड़ा गया लास्ट में। इसकी जरूरत आप महसूस करें, आप खुद नोटिस करें देखकर कि गांव ग्रामीण स्कूलों में जो देखा होगा आपने, सुविधाएं देखी है, और शहर के स्कूलों में जो सुविधाएं देखी है, पढ़ाई यहां भी होती है, पढ़ाई वहां भी होती है, दोनों का काम सेम है, लेकिन आप सुविधाओं के मामले में देखो, शहरों के स्कूलों में अच्छे फर्नीचर्स होते हैं, बढ़िया फैन लगे होते हैं, है ना, पीने के लिए अच्छे आर वगैरह लगे लगे होते हैं, अच्छे सिस्टमैटिक टीचर्स होते हैं, और वेल अप टू डेट सब चीजें नजर आती है। जबकि ग्रामीण स्कूलों में देखो आप, वही छोटी सी प्याऊ लगी होती है, टूटी पे बच्चे पानी पी रहे होते हैं, ठीक है, इतने अच्छे फर्नीचर नहीं होते हैं, इतने अच्छे वसाइल नहीं होते हैं। तो ये चीज भी डिपेंड करती है कि माहौल कैसा है। अगर पता लगे कि मैं गांव में बढ़िया कांच की अलमारियां लगा दूं, बढ़िया कांच के फर्नीचर लगवा दूं, बहुत लगवा दूं, तो भैया वो मयार भी देखना होगा,
किस माहौल के अकॉर्डिंग ही मुझे क्या करना होगा, अदा करना होगा। मैं देखो एक वेल क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर लेकर हूँ, साहब बच्चों पढ़ाए धड़ाधड़, और वो टीचर इतना अंग्रेजी बोले, हेलो हाउ फलाना चिमकाना पिमकाना, अब बच्चे कुछ समझे ही नहीं। गांव के बच्चे को कई बोल लेते हैं, तो कई बुड़बुड़िया करे, कोई बुबाड़ा करे, तो गांव को भी समझ ही नहीं पा रहा लैंग्वेज क्या बोलना चाह रहा है। मैंने तो बहुत अच्छा टीचर ला के दिया, ठीक इंपोर्ट किया है, बहुत बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन डिपेंड करना चाहिए ना कि बच्चों को समझ में क्या है। ये चीजें मैं अपने आप से भी कनेक्ट करता हूँ, और बिल्कुल मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं आती है। आप बिल्कुल आप आराम से सुने, एक वर्ड आप सुने सरकारी, एक आप वर्ड देखोगे विद्यालय। मैं खुद यानी मैं मोहम्मद शहजाद खान एक सरकारी विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, उसके बावजूद मैं उर्दू पढ़ाता हूँ, जबकि सरकारी विद्यालय में उर्दू थी भी नहीं। आप सरकारी विद्यालय यूं कह सकते हैं। ब्यावर शहर में एक स्कूल है, MAM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहम्मद अली जौहर जिनका नाम था, उनके नाम पे स्कूल है। लगभग सरकारी स्कूल जैसी उसकी कंडीशन है पूरी, अब तो बहुत अपग्रेड हो गई बहुत ज्यादा। तो मैं उसी स्कूल से पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम मेरा बैकग्राउंड रहा है, मैंने उर्दू को इतना ध्यान से पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हाँ स्कूल में उर्दू होने की वजह से एक शौक बचपन से मुझे लगा था उर्दू पढ़ने और पढ़ाने का। उस चीज को मैंने आगे भुनाया, अपने आप को और डेवलप किया, और आज मैं उर्दू पढ़ाने के काबिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और आप अच्छी खासे पढ़ रहे हैं। मैंने बहुत से टीचर देखे हैं जो ज्यादातर मदरसे की तालीम हासिल कर चुके हैं। मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद क्या होता है, मदरसे की जबान, अरबिक जबान और उर्दू जबान से उनको अच्छी वाकफियत हो जाती है, तो उनको लगता है वो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बहुत अच्छी मेहनत करके पढ़ाते भी हैं। लेकिन उनकी जबान में, उनके टोन में इतनी ज्यादा उर्दू होती है कि मेरे जो आम साथी हैं वो उनकी लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं वो टीचर खराब, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये बताते बच्चों को, देखो हमें बहुत ज्यादा आता है, हमें बहुत ज्यादा आता है, हमें बहुत ज्यादा आता है। आपको बहुत ज्यादा आता है ये बात जरूरी नहीं है, उनको इतना जानना भी नहीं है आपको कितना आता है। उनको तो ये जरूरी है कि जो टॉपिक है उनके समझ में आ जाना चाहिए, हमें समझ में आ जाना चाहिए, मकसद ये है। तो मेरी कोशिश रहती है जानने की, जब बात बखेड़ा करने की आएगी तो मैं उनसे बहुत ज्यादा जानता हूँ। एक टाइम लगाया है, लगभग 2007 से मैं पढ़ा रहा हूँ, लगभग आज 17-18 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जानने की बात आएगी तो मैं उनसे बहुत ज्यादा जानता हूँ। पर ये बात मुझे क्या क्लैरिफाई ना करनी, नहीं समझानी है, पर मैं चाहता हूं कि वो टीचर भी इस बात पर थोड़ा फोकस करें, कि आप इस बात को झाड़ने की कोशिश कम करें कि हमें बहुत ज्यादा आता है, हम उर्दू बहुत जानते हैं, ये नहीं, बल्कि कोशिश करें कि चीजों को हिंदी में समझाएं, इंग्लिश में समझाएं, आम जबान में समझाएं बच्चों को, ताकि बच्चा आसानी से समझ जाए। क्योंकि मेरे ज्यादातर स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं, मैं समझता हूं मेरे 95% स्टूडेंट हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। कहां से आते हैं? हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। बहुत ही कम स्टूडेंट है जो उर्दू बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, या कोई मदरसे में पढ़ के आया है, या कोई मौलाना है, बहुत कम है। 95.5% बच्चे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, मैं टॉपिक लेके चला गया आपका। तो ये डिपेंड करता है कि वातावरण कैसा है, वो एटमॉस्फेयर कैसा है, उस जगह को देखकर दोस्तों मुझे वहां की बिल्डिंग, वहां के टीचर, वहां के सामान को अपग्रेड करना होगा, और वैसी ही प्रक्रिया अपनानी होगी कि वहां का माहौल जैसा है, वहां का एनवायरमेंट, वहां का माहौल, वहां का वातावरण जैसा है, मुझे वैसी क्रिया करनी होगी। अब मैं चलता हूं इस डायग्राम पर। तो एक चीज होती है दोस्तों इनपुट, एक होती है आउटपुट, एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम प्रक्रिया बोल सकते हैं। इनपुट में क्या हो सकता है? फिजिकल इनपुट हो सकता है, ह्यूमन हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सभी चीज इनपुट में आती है। और आउटपुट में क्या आता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल, ह्यूमन रिजल्ट्स। ये सभी जो प्रोसेस है, ये स्कूलिंग लेवल से बाहर का, एजुकेशन लेवल से बाहर की चीजें हैं दोस्तों ये सारी। और बीच बता प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया में वर्कर होते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासनिक चीजें होती है, सिस्टम होता है, और कंट्रोल सिस्टम होता है। और ये सभी चीजें मिलकर इनपुट जाता है प्रक्रिया में, प्रक्रिया से आउटपुट आता है। और ये सभी चीजें किसके दायरे में होती है? एनवायरनमेंट के दायरे में होती है। एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके जिल में सारा काम करता है। और एक चीज एक्स्ट्रा और आती है दोस्तों, वो है फीडबैक। क्या है? फीडबैक। क्योंकि हमने इनपुट किया, प्रक्रिया की, इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, आउटपुट से क्या मिलेगा? फीडबैक। क्या मिलेगा? फीडबैक मिलेगा कि हाँ सर ये फीडबैक अच्छा आया है, हमारे बच्चों ने 95% लेकर आ गए हैं। तो हमें करना है कि हम इस काम को कंसिस्टेंसी के साथ अपनाया जाए, इस काम को कंटिन्यू किया जाए, इस काम को बेहतर कैसे बनाया जाए, या हम उसी पर अडिग कैसे रह सके, ये चीजें ध्यान रखनी होगी। ये चीज ऐड होती है क्या? फीडबैक, जो मैंने मेंशन यहाँ पर नहीं किया है। तो ये बात समझ में आ गई दोस्तों आपके? चलिए आगे बढ़े। अब मैं एक एक करके आपको सिर्फ पढ़ पढ़ के बताता हूँ कि इनपुट आउटपुट चीजें क्या है। देखो, पहला टॉपिक है इनपुट। क्या है इनपुट? बहुत लंबी जो ड्रामा है ना, ये टॉपिक हेडिंग याद करना बहुत आपके लिए। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है कि सर पीडीएफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो दोस्तों पीडीएफ दे दी है मैंने, ऐप में डाल दी है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। इतना तो हाथ से लिख ही सकते हो। मैं आपको 650 पेज की, 637 पेज की कंटेंट टाइप करके दे सकता हूँ, तो आप इतना तो हाथ से लिख सकते हो।
10 15 20 पेज में सारे कंटेंट टाइप हो जाएगा, हाथ से लिख लोगे। एक दिन बैठोगे, सुबह से दोपहर तक बैठोगे, एक ही घंटा बैठोगे तो आराम से एक टाइप आराम से कर लोगे, इतना मुश्किल नहीं है। और इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। बस ज्यादा देखो तो पीवाई देख लेना, पिछले साल के क्वेश्चन देख लेना, वहां से आपका कुछ मामला हल हो सकता है, वरना चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। बहुत ज्यादा डीप में मत जाइएगा, इधर उधर चीजों को पढ़ के क्या हो जाएगा, परेशान हो जाओगे। इनपुट में क्या होता है, तलबा की मालूमात और महारतें। हमें ये देखना होता है कि तलबा पहले कितना जानते हैं, बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता है। असातिज़ा की काबिलियत और तजुर्बा, ये भी देखना होता है कि हमने जो टीचर्स लगाए हैं वो खुद भी कितने काबिल हैं जिनको लगाया जा रहा है। तालीमी मवाद यानी कुतुब हुआ, लैब हुआ, आलात हुआ वगैरह, ये सब चीजों का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है, ये सब इनपुट में आएगा कि हमें किन किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। अगर गांव के बच्चे हैं तो हमें क्या चीज दिखानी है, शहर के बच्चे हैं तो क्या चीज दिखानी है, बच्चे छोटे हैं तो ग्लोब दिखाना है, बच्चे बड़े हैं तो डिजिटल बोर्ड दिखाना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें भी इनपुट में आएगी। बाद में आएगा माली और वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, माली और वसाइल यानी हमें कितना पैसा भी लगेगा, क्योंकि देखो दुनिया में बिना पैसे कोई काम नहीं था, बिना पैसे तो सीधा सर भी नहीं पढ़ाते हैं, सीधी सी बात। बिना पैसे के कुछ भी नहीं होता, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। आप चाहें सारी क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ कि इसकी टोटल 9 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 9 है। 9 में से मैंने आपको सिर्फ 2 प्रोवाइड किए हैं यूट्यूब पे, बाकी 7 अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए तो आपको कोर्स लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको ये भी कहते हैं कि सर ये कोर्स बहुत महंगा है, मेरे पास तो दिन ही 20 बचे हैं, तो आप लेट जाके, मेरी गलती नहीं, मैंने पढ़ाना जनवरी से स्टार्ट कर दिया था, आप टाइप से आ सकते थे। बहरहाल आगे चीज है समाजी, सकाफती, इख्तिसादियाती अवामिल। और अब जब सारी प्रक्रिया जब हम अपनाएंगे तो ये भी देखेंगे समाजी वातावरण कैसा है, हम जो चीज पढ़ाने जा रहे हैं, हम जो तालीम देने जा रहे हैं, हम जो सिस्टम अपनाने जा रहे हैं, समाज में उसकी क्या प्रतिछाया पड़ती है, समाज उसको किस दृष्टिकोण से, किस नजरिए से देखता है, इस बात को याद रखना है। सकाफती, इख्तिसादियाती यानी इकोनॉमिकली ये चीजें कहां लेकर हमें जाने वाली है, ये सभी चीजें किस में आती है दोस्तों, इनपुट में। किस में आती है? इनपुट में। दूसरा टॉपिक होता है वो कहलाता है प्रोसेस, जिसको बोलते हैं अमल, प्रक्रिया। दर्स व तदरीस की हिकमत अमली, अब बच्चे को कैसे इंस्ट्रक्शन देने हैं, दर्स व तदरीस के लिए क्या विधियां हम अपनाती हैं, वो बात आएगी। तालीमी सरगर्मियां और तदाबीर, करिकुलम एक्टिविटीज, सिर्फ पढ़ाने के अलावा और कौन कौन सी शैक्षणिक तकनीकी अपनानी है, बच्चों को कौन कौन सी प्रक्रियाओं में संलग्न रखना है, वो सब चीज भी इसमें शामिल होंगी। असातिज़ा का तदरीसी अंदाज और तलबा के साथ तामुल, असातिज़ा का टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में क्या समन्वय है, क्या कोलैबोरेशन है, किस तरह का संयुक्त काम चल रहा है, कैसे वो एक दूसरे का सहयोग करके इस काम को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तालीमी माहौल और इदारे की सकाफत, ये भी देखना जरूरी है कि टीचिंग माहौल, वहां का एटमोस्फेयर कैसा है। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ी स्कूल लगाई, आपने कोई बहुत बड़ी स्कूल बनवाई, बहुत अच्छे टीचर रखे, बहुत अच्छा सामान रखा, और पता लगा जहां पे आपने स्कूल बनवाई है वहीं पड़ोस में क्या रेलवे स्टेशन है, वहीं पड़ोस में बस स्टेशन है, पता लगा दिन भर बस आ रही, पै 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 पौ 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 पौ, ट्रैफिक वाला एरिया है, बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा है लेकिन कर ही नहीं पा रहा है, पता लगा थोड़ी देर बारात जा रही है, कभी डीजे बज रहा है। तो माहौल भी सभी चीजें क्या रखती है, इंपॉर्टेंट रखती है। और रास्म होता है, लास्मा है रहनुमाई और क़ियादत का अंदाज, बच्चों को किस तरह से गाइडिंग की जा रही है कि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, वो गाइडेंस क्या प्रॉपर काम कर रही है, ये सभी चीजें किसमें आएगी, प्रोसेस में। किसमें आएगी? प्रोसेस में। ये चीज अगर आप है ना सुन के नहीं, एक बार ढंग से अमल करके देखेंगे ना, बात को आप खुद अपने अंदर ढाल के देखेंगे कि भाई मैं एक टीचर हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो बताओ मेरा क्या काम वहां होना चाहिए, कैसे स्कूल में प्रक्रिया होती है। आप भले ही आपने कहीं पढ़ाया नहीं, लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा तो है 100%, 200% आप स्कूल में पढ़ के ही आए हैं। आप किसी बूचड़े खाने से उठकर नहीं आए हैं, आप किसी दड़बे से, किसी अस्तबल से उठकर नहीं आए हैं, आप खुद भी किसी स्कूल में गए, 100% स्कूल गए हैं, पढ़ के ही आप आए हैं। तो आपको इतना तो पता है स्कूल में प्रोसेस क्या क्या होता है। आप खुद बीएड करके आए हैं, एचटीसी करके आए हैं, बीएड तो कही होगी, एमए करिए, तो आपको सब चीजों का पता है कि चीजें कैसे वर्क करती है। मैं अगर स्कूल जाता हूं तो मैं ये देख सकता हूं कि इनपुट में क्या चीजें हो सकती है, बच्चे होते हैं, टीचर होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, कैसे उनका इस्तेमाल होता है, फिर बाद में किस तरह वो सब चीजें वर्क करती है, क्लास मैनेजमेंट क्या होता है, स्कूल मैनेजमेंट क्या होता है, सब चीजें कैसे काम करते हैं। और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या नजर आता है। आउटपुट आता है तलबा की तालीमी कामयाबियां, लास्ट में बच्चे की प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाती है कि आपका काम कितना बेहतर है, कितना नहीं। आपका बोर्ड का रिजल्ट बताता है कि आपने कितना अच्छा काम किया है, आपका बच्चों से सहयोग कितना अच्छा रहा है। मसलन जबान और रियाजी में महारत, बच्चा जबान में, बच्चा लैंग्वेजेस में कितनी पकड़ कर पाया है, बच्चा रियाजी में मैथमेटिकली चीजें कितनी ऑब्जर्व कर पाया है। डिग्री या सर्टिफिकेट की तकमील, बच्चे की डिग्री, वही प्रोग्रेस की वाली बात है कि प्रोग्रेस बताती है, प्रोग्रेस में अंक निर्धारण बताते हैं कि बच्चे ने कितना अचीव किया है। समाजी महारत और जाती तरक्की, बच्चा समाज में रहने के काबिल कितना बना है, बच्चा कितना डेवलप हो पाया है, उसका सर्वांगीण विकास कितना हो पाया, ये चीज बताती है। और मुलाजमत के मौके और माशरती शमूलियत,
और बच्चा ये पढ़ लिखने के बाद उसके मुलाजमत के मौके उसको कितने मिलते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिलती हैं, ये सब चीजें बताती हैं कि उसका आउटपुट क्या रहा है। एक चीज होती है माहौल, एनवायरनमेंट, जिसको वातावरण को हमने क्या ऐड किया है, एक नया टॉपिक ऐड हुआ है वातावरण, कि हमने काम तो सारे किए हैं लेकिन बिना वातावरण के कोई काम एडजस्ट नहीं हो पाता है। क्या है? कौमी तालीमी पॉलिसियां और मायारात, कौमी तालीमी पॉलिसियां, शिक्षण नीतियां, कोठारी आयोग नीति लगा दी, सर्व शिक्षा अभियान लगा दिया, स्कूल चले हम लगा दिया, ऐसी नई 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 योजना बनाई जा रही है। ये सभी योजनाएं किस तरह काम कर रही है, ये डिपेंड करता है। माहौल क्या है, समाजी सकाफती इक्तसादियाती हालात, कि इन सब चीजों को अपनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी पास हुई है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में 40,000 करोड़ का योगदान करेंगे। भाइयों बहनों, होता है ना, हम शिक्षा के क्षेत्र में 40,000 करोड़ का क्या करेंगे, इन समन्वय करेंगे, निवेश करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, और पता लगे 40,000 करोड़ से तो हमारे गांव की स्कूल ही पार नहीं पड़ रही है, शहर की स्कूलों में क्या काम हो पाएगा, हमारे शहर की स्कूल पार नहीं पड़ पा रही, गाँव में। तो ये भी देखना पड़ता है इकोनॉमिकली ये चीजें कितना वर्क कर पा रही है। जो शिक्षण नीति अपनाई गई है, जितना पैसा पास हुआ है, उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और वसाइल की दस्तयाबी, ये भी डिपेंड करता है दोस्तों, कि अगर आपने किसी गांव में, अगर आपने किसी गांव में स्कूल पढ़ा रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा गांव में टेक्नोलॉजी कहां से, पता लगे किसी गांव में लाइट ही नहीं है, किसी गांव में लाइट ही नहीं है, और आपने क्या किया, वहां डिजिटल बोर्ड भेज दिया वहां पे, कि नहीं हम चाहते हैं घर घर हर गांव में स्कूल होने, हर गांव में एक बढ़िया डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, बच्चे अच्छी तालीम हासिल करने चाहिए, और गांव में लाइट ही नहीं है। ये भी देखना पड़ता है। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले एक पॉलिसी आई थी, जिसमें पता लगा था प्रत्येक मदरसा बोर्ड के स्कूलों को एक एक स्मार्ट बोर्ड दिया गया था, है ना, हर मदरसा बोर्ड के स्कूलों को एक क्या दिया गया था, स्मार्ट बोर्ड दिया गया था, भले ही उनका यूज नहीं हो रहा है। आज बहुत से स्मार्ट मदरसा बोर्ड के स्कूल मैं भी जानता हूँ, जहाँ पर बोर्ड लगा है, टीचर आते हैं, यूट्यूब खोलते हैं और चुन्नू मुन्नू गाना लगा छोटे बच्चों बिठा देते हैं वहां पर। ये उसका यूज थोड़ी है, ये उसका यूज नहीं दोस्तों, उसको एक अच्छे इस्तेमाल के लिए बनाया गया है, लेकिन पॉलिसियां पास होती है, लेकिन माहौल देखना पड़ता है कि वहां का माहौल कैसा है। लास्ट में आता है मकामी कम्युनिटी और वालिदैन का ताउन। मकामी कम्युनिटी, आसपास का जो माहौल है वो कैसा है, और वालिदैन का ताउन कैसा है, माँ बाप भी कितना चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े नहीं पढ़े। आजकल देखा है कि लड़का लड़कियों की स्कूल साथ होती है, तो माँ बाप तो हिचकिचाते हैं, नहीं नहीं भाई मेरी बच्ची को स्कूल में नहीं भेजना, हमारी बच्ची इतनी दूर नहीं जाएगी, हमारी बेटी इतनी स्कूल इतना दूर अफोर्ड नहीं कर पाएगी, हम इतना दूर कैसे भेजेंगे। तो ये सब भी देखना पड़ेगा कि माँ बाप का भी सहयोग कैसा रहता है, ये माहौल भी डिपेंड करता है। पांचवा फीडबैक, जो मैंने आपको वहां पर लिख के नहीं बताया था, ये आता भी नहीं है, ये बस समझने के लिए जरूरी। फीडबैक क्या है, तलबा और असातिज़ा की आरा, उनके बीच में कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन, उनके बीच में समन्वय, सहयोग कितना है। तालीमी नताइज की तशखीस और जायजा, तालीमी नताइज, परीक्षा परिणाम क्या रहता है, ये बताता है। सर्वे और सर्वे के नताइज, आपने देखा होगा आए दिन स्कूलों में इंस्पेक्शन होते रहते हैं, है ना, आज स्कूल में क्या होता है, इंस्पेक्शन होते रहते हैं, देखते हैं टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्कूल का निजाम कैसे चल रहा है, ये सब भी देखते रहते हैं। और पॉलिसी साजों की राय और सिफारिशात, ये जो पॉलिसी निर्धारण करते हैं, स्कूल के लिए जो नीतियां बनाया करते हैं, आयोग जो बनाया करते हैं, ये आयोग कितने गठित, कितने सुसंगठित काम कर पा रहे हैं या नहीं, ये चीज क्या होती है दोस्तों, फीडबैक होती है। अब बात करते हैं तालीम में निजाम दर्जा रसाई। ये जो मैंने बात की है दोस्तों सबसे पहले वाली, ये चीजें हम तालीम के क्षेत्र से बाहर भी ले सकते हैं। मैं अपनी खुद की ही काम के लिए ले सकता हूं, मैं अपने खुद के काम को इस काम से पूरा जोड़ सकता हूं। आप देखो इसको ढंग से, मान लीजिए मैं यहां पर स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं एसके एडुविजन की, मैं बात कर रहा हूं एसके एडुविजन की। आप जानते हो दोस्तों एसके एडुविजन कौन है, किसी ने देखा एसके एडुविजन को? मैं बात कर रहा हूं एसके एडुविजन की, जिसका मैं ऑनर हूं, एसके यानी शहजाद, की मतलब खान, एसके एडुविजन, एडयू मतलब शिक्षा, विजन यानी दूर की। एसके एडुविजन ऐसा शिक्षा जो आपको दूरस्थ आपके काम है, जिंदगी भर आपके काम में, एक ऐसी आपको नॉलेज देने वाला प्लेटफॉर्म है। तो मैं चाहता हूं एसके एडुविजन का मकसद है कि हमारे यहाँ पढ़ के बच्चा, हमारे यहाँ पढ़ के स्टूडेंट, हमारे यहाँ पढ़ के कैंडिडेट एक अच्छी जॉब हासिल करे और वो उस काम में क्या हो जाए, मकसद अपना हासिल कर ले, ये मेरा मकसद है। तो मेरा पहला काम क्या होगा, उद्देश्य निर्धारित करना, इनपुट। इनपुट के लिए मैं सोचूंगा यार बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या चीज चाहिए, एक अच्छा टीचर चाहिए, वो तो मैं हूं ही। फिर मैं सोचूंगा एक अच्छा इनपुट चाहिए, इनपुट के लिए बढ़िया सामान चाहिए, पेन चाहिए, अच्छा बोर्ड चाहिए, लाइटिंग चाहिए, इफेक्ट चाहिए, अच्छा माइक चाहिए, ये सब मैंने इनपुट, ये सब मैंने लगा दिया। फिर है प्रोसेस, अब काम में कैसे लेना है, तो मैं चाहता हूँ टाइम टू टाइम उनको क्लास दूं, उनको नोट्स दूं, पीडीएफ दूं, उनको बुक प्रिंट करके दूं, हर तरह का उनको मवाद प्रोवाइड करूं, ताकि सारा काम अच्छी तरीके से काम हो सके। मैंने ये भी कर दिया। फिर आता आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है, फिर पता लगता है कुछ स्टूडेंट ने पढ़ाई की, मेहनत की, कंटेंट का अच्छा से यूज किया, अच्छे से सजा से बहुत बढ़िया पढ़ लिया और बाद में सिलेक्ट हो गए, बाद में क्या हो गए,
सिलेक्ट हो गए, वो अलग बात है। सिलेक्ट होने के बाद उनके थोड़े भाव बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा, गवर्नमेंट टीचर बन जाते हैं। तो ये आउटपुट पता लगता है कि कितने बच्चे लगे हैं। तो हम क्या करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट पर वही बच्चे क्या करते हैं, चाहते हैं कि हम अप्लाई करें, तो वो बच्चे में नंबर भेजते हैं कि सर हमारा पोस्ट आप जाहिर करें कि हम आपसे पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। उनकी हम पोस्ट क्या करते हैं तो वहां पर लगा देते हैं। ये हमारा आउटपुट है कि हमने इन बच्चों से पढ़ के, ये बच्चे पढ़ के क्या वहां सिलेक्ट हुए हैं, और आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, है ना। आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं, आप भी मेहनत आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बात है। दूसरे बहुत सारे टीचर हैं जो बाद में इस तरह की बातें करते रहते हैं। और लास्ट में होता है एनवायरमेंट, माहौल। तो दोस्तों माहौल तो बहुत खराब आज के टाइम का। माहौल में अपनी काउंट नहीं कर सकता, यानी ये चीज मैं हर तरह की हर यूनिट में काम में ले सकता हूं। लेकिन मैं बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, अगर सिस्टम अप्रोच की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में सिस्टम अप्रोच का क्या काम है वो देखो। निजाम तर्ज रसाई यानी सिस्टम अप्रोच पहले सीखने वाले और फिर कोर्स के मवाद, सीखने के तजुर्बात और मौसर मीडिया और तदरीसी हिकमत अमलियों पर तवज्जो मरकूज करता है। ऐसा निजाम अपने अंदर खुद को मुसलसल इस्लाह और बेहतरी फराहम करने की सलाहियत की क्या करता है, कोशिश करता है। तालीमी शोबे में मसाइल को हल करने के तरीकों में मदद करता है, जबकि तालीमी तदरीसी तरीकों तलबा की जरूरियात मुताले अमल का तजिया करते हुए उसे मजीद मौसर बनाता है। तालीम में निजाम के नुक्ता नजर की अहमियत असातिज़ा और तलबा दोनों के लिए सीखने के काबिल माहौल, अच्छे ताल्लुकात की क्या करता है, तश्कील करता है। ये बात आपको पढ़नी है, याद रहता अच्छी बात है, नहीं रहती तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपके लिए शॉर्ट बनाया है, आप एक एक वर्ड में देखो क्या काम है इसका। निजाम तालीम में निजाम तर्ज रसाई के अज्जा क्या क्या है। पहला है मिशन का तजिया, हमारा मिशन क्या लेकर चल रहे हैं हम, क्या सर्व शिक्षा अभियान घर घर पढ़ाई पहुंचे। फंक्शनल तजिया कि इसको काम करने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज हमने आगे रखी है। काम का तजिया कि अब काम चल कैसा रहा है, काम हो भी रहा नहीं हो रहा, सिर्फ सोचने से काम थोड़ी चल रहा है, काम कितना वर्क कितना हो रहा है वही देखना है। तरीकों का तजिया, हम जो टेक्निक अपना रहे हैं क्या वो तरीके काम कर रहे हैं या हमें तरीकों को बदलना होगा। और लास्ट में निजाम की मजमूई तजिया और तरकीब। अब हम देखेंगे सभी जगह कि हमने जो प्रोडक्ट लगाया है, हमने जो सिस्टम अपनाया है, कि अगर हम ऐसा सिस्टम अपनाएंगे तो घर घर शिक्षा पहुंच जाएगी। पता लगा फला गांव में हो गया, फला गांव में हो गया, फला गांव में हो गया, उस गांव में नहीं हुआ, उस गांव में नहीं हुआ, उस गांव में नहीं हुआ, तो हम सभी को इकट्ठा करेंगे, एक मीटिंग लेंगे, देखेंगे कि कितना काम कर चुका है। अगर 75%, 70-80% काम कर रहा है, मतलब ये चीज ठीक है। उन जगहों पे कुछ ऐसी कमियां हैं जिसको सुधारना जरूरी है। अगर वो काम 20% ही कर रहा है, 80% काम नहीं हो रहा है, मतलब हमारा तरीका ही गलत है, हमें क्या करना, तरीके को भी बदलना होगा। सिस्टम अप्रोच का क्या होता है दोस्तों, तरीका होता है, इसके जुज होते हैं। तालीम में तर्ज रसाई की अकसाम कौन कौन सी है, आपने सुना हो दोस्तों, रमसा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक होता है रमसा, एक होता है समसा। ये जब आप ना गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे ना, वहां पता लग जाएगा। जैसे एक होता है निजाम की हरकियात, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एसडी, क्या बोलते हैं एसडी। एक होता है काबिल अमल निजामी मॉडल, जिसको बोलते हैं वीएसएम। एक होता है स्ट्रेटेजिक इख्तियारात की तरक्की और तजिया, ये होता है सोडा। एक होता है नर्म निजाम का तरीकाकार, जिसको बोलते हैं एसएसएम। एक होता है क्रिटिकल सिस्टम्स ह्यूरिस्टिक्स, जिसको बोलते हैं सीएसएच। आपको इनमें से एक भी याद नहीं करने हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हालांकि इनकी मैं शॉर्ट फॉर्म बता चुका हूं, जो मैंने एसएसएम लिखा इंग्लिश में इनको बोलते हैं सिस्टम डायनेमिक्स वाइबल सिस्टम मॉडल। एक होता है स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस डेवलपमेंट एंड एनालिसिस। एक होता है सॉफ्ट सिस्टम मैथोलॉजी। एक होता है क्रिटिकल सिस्टम ह्यूरिस्टिक्स। क्या होता है, ह्यूरिस्टिक्स। यहां पर दोस्तों होता है आपका टॉपिक एंड। अब हम बात करते हैं बिल्कुल शुरुआत में आकर, इस डायग्राम से ही मैंने क्या की थी, क्लास की शुरुआत की थी। ये डायग्राम को आपको समझना है कि डायग्राम क्या है असल में, नहीं पल्ले पड़ा है तो देख लो। एक लिखा है ग्रेजुएट, एक लिखा है लीडर, एक लिखा है एजुकेटर, एक लिखा है सिस्टम। यानी ये जो अकेला यूनिट है, ये इसमें भी काम में आएगा, ये इसमें भी काम में आएगा, ये इसमें भी काम में आएगा, ये इसमें भी काम में आएगा। यानी सिस्टम जो है, सिस्टम की अप्रोच जो है, सिस्टम की पहुंच जो है, वो कहां तक जाती है, लीडर तक जाती है। अगर सिस्टम को सही सिस्टम बनाया गया, सिस्टम का सही इस्तेमाल किया गया, स्कूल लाइन के लिए इस्तेमाल किया गया, एक बच्चे को सही तरीके से सिस्टम अपनाया गया, बच्चे को तालीम देने के लिए उपयोग किया गया, तो क्या होगा, वही बच्चा बड़ा होकर एक लीडर बनेगा, वही बच्चा बड़ा होकर एक एजुकेटर बनेगा, वही बच्चा बड़ा होकर ग्रेजुएट बनेगा, और ग्रेजुएट ऐसा बहुत सारे काम कर सकता है। ये सभी इसके अपमान्य हो सकते हैं, अलग अलग इसके मानक हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब आप सोचेंगे क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन नहीं कराएंगे दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन की क्या लगा देंगे आपके लिए, एक मैराथन लगा देंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन ऐड करके हम एक साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पूरे टॉपिक के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। वरना आप कहेंगे टॉपिक बहुत ज्यादा लेंथी हो गया। मैं हर टॉपिक से 5-5, 10-10 सवाल इकट्ठे करके 50 या 100 सवाल की एक मैराथन लगा के मैं आपको अलग से करवा दूंगा, सिर्फ ऐप में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, लास्ट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।